हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त ना और शानदार तरीके से फोड़ रहे हो ना। अब आ चुका है बारी साइंस का। और जी हाँ, अगर आपको साइंस से डर लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, पढ़ा हुआ भूल चुके हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल भूल जाओ। अब आप लोगों को सिर्फ 4 क्लास देखनी है और इस 4 क्लास से सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सेट होने जा रहे हैं। जी हां, और ये जो रिकॉर्डेड 2 सेशन दे रहा हूं छोड़ा, उसको जरूर देख लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। आप लोग लाइव में जुड़ना नहीं भूलेगा। आज शाम अभी 6:30 बजे शुरू होने वाला है, साथ ही साथ कल सुबह 7 बजे, और ये लगातार आप लोग का 4-5 घंटे क्लास चलेगा सुबह वाला, और फिर आप लोग का शाम को भी। और एग्जाम से जाने से पहले भोर में यार एक एक क्वेश्चंस को अगर आप फोड़ना चाहते हो, किस प्रकार क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो एक भी सेशन मिस मत करना, क्योंकि यही सेशन से आप लोगों के परीक्षा में पेपर हर बार सेट होता है। जैसे हर बार बच्चे फोड़ते हैं, ये सब देखकर इस बार भी होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं, आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चित्र में परावर्तन कोण कितना है? देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसलिए समझ जाओ। चलो देखो क्या है चित्र में परावर्तन कोण क्या है। आप देख सकते हो, ये आ रही है आपतित किरण, ये जा रही है परावर्तित किरण, है ना। ये जो होता है, ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। मतलब ये वाला परावर्तन कोण की मान यहां पर पूछा है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। लेकिन सर जी, आपतन कोण तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये 60 डिग्री दिया हुआ है ना, ये हमेशा अभिलंब होता है। लंब मतलब भैया ये 90 डिग्री का, तो उसमें से ये बनी 60, तो ये बनी 30 और ये बनी 30, तो भैया जी ये भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये 30 तो ये भी 30। मार दो जी ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकता है, बट आप लोग घूमना मत। अगला प्रश्न देखो, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। भैया आप में अगर शक्ति होगा ना, तभी तो लोगों का वाट लगा पाओगे, तो इसका याद रखना, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपथन मतलब प्यारे बच्चे शॉर्ट सर्किट जो होता है घर में, है ना। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में क्वेश्चन है। देखो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो, इंग्लिश में भी लाइव क्लास में क्वेश्चंस आ रहा है ना, और यहां पे थोड़ा समझ जाओ, मार दोगे। बाकी लाइव क्लास में ध्यान रखा गया है कि ज्यादातर आप लोग का इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहे, हिंदी तो रहेगा ही, लेकिन उसमें इंग्लिश वाला कम से कम क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेगा, है ना। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जब शॉर्ट सर्किट होता है ना मेरे बच्चे, तो उस वक्त क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, हैवी रूप से, है ना। तो उस वक्त क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अगर पूछे कि प्रतिरोध का क्या होता है, तो उस वक्त प्रतिरोध शून्य हो जाती है, बहुत घट जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब, क्या बोल रहा है, बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने हम किसी वस्तु को रख देंगे तो उसका हमेशा सीधा बनेगा और बराबर साइज का, यानी जितने बड़े आपका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा। तो ये हमेशा होता है समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल। हाँ, अगर ये वाला ना बोलता कि बराबर आकार ना बोलता, अगर बोलता सीधा, सिर्फ सीधा की बात करता कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या मारते? समतल अथवा उत्तल, क्योंकि समतल भी सीधा बनाती है और उत्तल, अच्छा उत्तल पता है कहां लगता है? अरे बाइक के पीछे वाला देखते हो ना, भूड़ भूड़ चलाते हो, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए बाइक में जो मिरर लगा रहता है, यानी पश्च दृश्य के रूप में क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, वो भी तो सीधा ही बनाता है। तो ये अगर सिर्फ सीधा बोलेगा तो समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर आकार का बोल दे तो बेटा उत्तल बराबर नहीं बनाता, वो थोड़ा छोटा बनाता है। हाँ, समतल दर्पण बराबर बनाता है। आगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखना। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और अगर परावर्तन के नियम पूछे तो भी 2 नियम होते हैं, है ना। वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो भैया 2x स्पीड में देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। बस यही कहूंगा कि अब भी वक्त शेष है, आपके लिए जो है वो बहुत विशेष है ना। विकास सर जो आप लोग लेकर आ रहा है भैया, उससे बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि यही तो है जो आपके एग्जाम में लड़ेगा। चलो, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या दी हुई है, यानी आर का वैल्यू मेरे पर बच्चे दे दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो याद रखना, एफ का फॉर्मूला होता है r/2, फोकस दूरी का आधा हो जाएगा ना। F बराबर r/2, डायरेक्ट सूत्र याद रखना, F बराबर r/2। अब R कितना मेरे प्यारे बच्चे? 50 है, तो 50/2 हो जाएगा, काट दोगे 25 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, थोड़ा बहुत घुमाव फिरा रह सकता है, लेकिन हर एक चीज को मैं समझा दे रहा हूं, है ना। डायरेक्ट देखना क्वेश्चन छप जाए कई सारे।
फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी, मैंने कहा था ना, उठाओ बंदूक मारो गोली, धाई धाई बल लगाओ भैया, यहां से जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यहां से जाएगा विद्युत धारा और यहां से छर छर करके क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये है तर्जनी, क्या निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ना। तो तर्जनी किसकी दिशा बताते मेरे प्यारे बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये अंगूठा बल की दिशा, ये जो अनामी मध्यमा है ये धारा की दिशा, है ना। चलो, प्रकाश का वेग न्यूनतम, यानी प्रकाश का वेग जो होता है सबसे कम कहां पर होता है, निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में। तो याद रखना, प्रकाश का जब वेग न्यूनतम होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो सबसे कम होता है कांच में, है ना। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और गैस में सबसे अधिक। और वही बात कर यहां पर सबसे अधिक किसमें होगा, किसमें हो जाएगा, निर्वात में, जहां पर कोई रुकावट नहीं भैया, जहां पर आपको कोई नहीं रोकता, आप लोग एकदम दम दबा के घूमते हो ना, कोई रुकावट नहीं। जहां से रुकावट आता है भैया स्लो हो जाते हो, तो उसका भी वही बात है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति यानी P पावर इज इक्वल टू वी आई होता है। वी आई है क्या सर, हाँ सर है। अच्छा, अगर मैं V का फॉर्मूला लिख तो V को क्या होता है, आई आर होता है ना, तो V को आई आर लिख दिया और इंटू आई है, तो फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और R, यानी ये भी एक फॉर्मूला निकल गया। सर ये है क्या, हाँ सर ये भी है। अच्छा, और क्या, अगर मैं आई को चेंज कर दूं, आई भी है, आई को क्या लिख दूं, आई का क्या होता है, वी बटा आर होता है, तो सर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। सर ये है क्या, बिल्कुल ये भी है, वी स्क्वायर बटा आर कहीं है क्या, वी स्क्वायर, वी बटे आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, इसको याद नहीं, वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, ये भी है। बट ये वाला नहीं दिख रहा है सर, यानी ये आपका बिल्कुल निरूपित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है, आई बात समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। सिंपल क्या दिया, फोकसांतर, फोकसांतर मतलब एफ का वैल्यू दे दिया 50 सेंटीमीटर, है ना। क्या क्षमता, तो याद रखना क्षमता यानी पावर, पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f, क्या 1/f। ध्यान देना f जो होती है ना वो मीटर में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, मीटर में। इसलिए आप सर्वप्रथम का आज क्या करोगे, इसको मीटर में बदलोगे। तो भैया मीटर में बदलने के लिए हमको कितना से भाग देना पड़ेगा, 100 से। 2 को 0 है, 2 के आगे पॉइंट लगा दो, यानी 0.5 हो जाएगा। भैया दो संख्या 1 2 5 के आगे पॉइंट लग जाएगा, लगा दिया, उसका 0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 1/f, f का मान कितना होगा 0.5, पॉइंट से कटेंगे ऊपर 0 आएगा, तो 10/5 हो गया, और 5 दूनी 10, 2 बार में काटी जाती, तो भैया 2। पावर कितना हो गया, 2 डायोप्टर, कहीं दिख रहा है क्या, 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहां पर ना मान लो ये माइनस में है, तो कौन वाला बोलोगे, सी बोलोगे। याद रखना माइनस, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, तो माइनस में नहीं होगा। क्यों माइनस में नहीं होगा सर, क्योंकि कौन सा है, अरे 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 उत्तल है, तो उत्तल हमेशा क्या होगा, फोकस दूरी बोलो या फिर क्षमता बोलो, हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। अवतल का बोलेगा तो माइनस में होता। दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा हमें मिलती है। एग्जाम पूछ सकता है सब्जेक्ट में, चिंता क्या करते हो, वो भी कराएंगे। तो अभी इतना समझ लो कि उष्माक्षेपी अर्थात होता है जैसे अभिक्रिया होने पर हमें उसमें उष्मा मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। तो हम क्या करने पर हमें ऊर्जा मिलता है, श्वसन पाचन उत्सर्जन के संबंध। तो भैया ऐसे ऊर्जा मिलता है। क्यों सर ऐसे करने से ऊर्जा मिल जाता है, अरे भैया आपका ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, पेट के अंदर खाना है, खाना से टूट रहा है, ग्लूकोज भर रहा है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन टू इम्यू करके अभिक्रिया करके एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है ना। तो ऊर्जा मिल रही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, श्वसन एक मतलब उष्माक्षेपी हो जाएगा। चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, लेज, कुरमुर कुरमुर खाते हो ना, जो फुस हो जाता है उसको लेते हो, नहीं लेते हो, क्यों, क्योंकि उसका गैस निकल जाता है। कौन सा गैस भैया, उल्टा पुल्टा गैस नहीं, नाइट्रोजन उससे निकल जाती है ना। तो कौन सी गैस उसके अंदर डाली जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये किसी चीज से अभिक्रिया होने से रोकती है, किसको, वही जो कुरकुरे लेज होता है उसको। और जैसे भैया वो गैस निकला तो ऑक्सीजन घुस जाएगा अंदर, बाकी वो खेला कर देगा और खा नहीं पाओगे, गंधित हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा, चिपस जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा, जंग लगना मतलब क्या होता है, आप देखो होगी लोहा पर जंग लग जाता है तो उसके ऊपर की एक परत चढ़ जाती है, तो भैया कुछ चीज जुट जा रहा है ना, उस परत मतलब होता है आयरन ऑक्साइड की परत, यानी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक परत चढ़ा लेती है, उसे ही बोलते हैं जंग लगना या फिर संक्षारण। यानी भैया जुट रही है ना, तो जुट रही है तो क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संयोजन। ऐसे उपचयन अभिक्रिया भी है वो, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, बता दो मेरे प्यारे बच्चे, बता दो। एग्जाम में फोड़ना है ना तो भैया दम लाकर पढ़ना है, कहते हैं ना अंतिम वक्त
तक हिम्मत नहीं हारनी है, बस लड़ते जाना है विकास सर के साथ। आप लोगों को दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित, आप देख सकते हो, एक कैल्शियम, भैया एक कैल्शियम सही है, एक कार्बन, एक कार्बन सही है, इधर दो और दो, यहां पर देखो दो, चार ऑक्सीजन, यहां पर तीन और एक, चार ऑक्सीजन सही है, यहां पर टू हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन, भैया यही तो संतुलित लग रही है, बिल्कुल यही है। बाकी यह नहीं है कि इधर इधर दो हाइड्रोजन, इधर चार हाइड्रोजन, इधर चार एल्यूमिनियम, इधर दो एल्यूमिनियम, इधर दो कॉपर, इधर एक ही को कॉपर, यानी ये भी संतुलित नहीं है। ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? जब हड्डी टूट फूट जाती है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, है ना, भगवान ना करे किसी का, मेरे प्यारे बच्चे का हड्डी कभी टूटे, और नहीं विकास सर का टूटे, है ना, ऐसा मत कह दो विकास सर का टूट जाएगा, फिर पढ़ाएगा कौन आप लोग को। तो कभी किसी का हड्डी टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, देखते हो प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर करने के दौरान देखना सफेद सफेद टाइप का कुछ लगाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अच्छा ये इसका भी सुन लो, ये भी पूछ सकता, तो CaOCl2 ये किसका होता है? तो सर ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। क्या होता है? विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का सूत्र एग्जाम के लिए बहुत फेमस, याद रखना। और ये होता है बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, याद रखना, एग्जाम के लिए ये सब फेमस है इसलिए बता रहा हूं। CaCO3 इसको बोलते हैं मार्बल, और इसी को बोलते हैं बेटा संगमरमर, संगमरमर, है ना, संगमरमर। सारा चीज याद हो गया ना। और एक जिप्सम है, तो जिप्सम का याद रखना CaSO4.2H2O होता है। तो यहां पर हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर कौन सा लवण यूज करता है? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो याद रखना, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु को ऑक्साइड बना लेती है, और जिसकी प्रकृति मेरी लाल होती है, क्या? क्षारीय। यानी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। वेरी गुड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे लाल गुलाल? तो टमाटर 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 में मटर पाया जाता है क्या? अरे टमाटर में कौन सा? अरे ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना, टमाटर में ऑक्जेलिक। लगे हाथ इनके बारे में सोच लो, ये भैया दूध दही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूध दही। ये सब रिवीजन हो रहा है, मुझे पता है आप लोग पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो याद हो जाएगा, है ना। लैक्टिक अम्ल में क्या होता है? दूध दही में होता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल, जैसे कि नींबू में हो जाएगा, है ना, उसके बाद आपका संतरा में हो जाएगा, ये सब खट्टे फलों में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो याद रखना सिरका में। ये बड़ी बार पूछा है सिरका वाला, ध्यान देना, है ना। एसिटिक अम्ल मतलब क्या? ये होता है आपका इथेनोइक अम्ल होता है ना। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो, इसका मतलब क्या है? अब खाना बना रहे हो घर में, बर्तन की तली तो काली हो जाती है। कब काली होती है? जब ईंधन में धुआं होता है, सही प्रकार से ईंधन जल नहीं रही होती है, यानी क्या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इस वजह से काली हो जाती है। काली हुई तो क्या हुआ, दिल वाली हुई, है ना। देखो, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण? प्रकाशीय वियोजन मतलब समझ लो, जो प्रकाश के आने पर टूट जाता है, यानी जिस पर प्रकाश पड़ेगा तो टूट जाएगा। आप देखेंगे भैया, एक खिड़की बना रहता है ना, खिड़की से सूरज का रोशनी आता है, और यहाँ एक चाइना डिश रखा रहता है, उस पर रहता है AgCl। AgCl रह सकते हो, AgBr भी रख सकते हो। इसको जब इस पर सूरज का रोशनी जब पड़ता है ना इस पर, तो ये क्या Ag में और Cl में, या फिर Ag में और Br में टूट जाता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? देखो AgBr है ना, तो Ag में और Br में टूट जाएगा। ये आपका उसमें वियोजन अभिक्रिया है, यानी जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ रही, सॉरी प्रकाश से वियोजन, जैसे इस पर प्रकाश पड़ रही है ना, तो यहां पर सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जा रहा है ना, तो ये आपका प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। क्लियर है? अमीबा अपने किस अंग से भोजन को ग्रहण करता है? तो ये मान लो प्यारे बच्चे, आपका क्या है? ये आपका अमीबा है। क्या है? अमीबा। अब मान लो यहां पर कोई खाना है, तो ये क्या इसको आगे बढ़ाएगा, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं बेटा? कूटपाद, है ना। तो अमीबा अपने कूटपाद का प्रयोग करके खाना को पकड़ता है। क्या? कूटपाद को प्रयोग करके। अच्छा, पचाता कहां है? खा तो लेता है भाई, पचाता कहां पे है? तो याद रखना, वो खाद्य रिक्तिका में। कौन सा बेटा? खाद्य रिक्तिका हो जाएगा तब, है ना। चलो वेरी गुड, आगे देखो। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन है? इमल्सीकरण मतलब समझ लो क्या होता है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है इमल्सीकरण। मतलब कौन करता है ये चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नारे बब्बा ना। श्लेष्मा, अरे नारे बब्बा ना। पेप्सिन, नारे बब्बा ना। तो हारे बब्बा हाँ क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, है ना। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीफाई कौन करता है? तो याद रखना, वसा को जो इमल्सीफाई करता है, सॉरी, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है?
एक मिनट जाओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ना रे बाबा ना, तो हाँ रे बाबा हाँ कौन होगा, अरे वन एंड ओनली, बचा कौन, पित्त बचा ना। तो पित्त लबन क्या करता है, पित्त लबन क्या करता है, आपका वसा का इमल्सीकरण यानी छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं मेरा महाराज। आगे देखो, गुरुजी निम्नलिखित में किस जीव में सौपोषी पोषण होता है। भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, यहां पर आम को जीव बना दिया है ना क्या बना दिया, जीव, क्योंकि सौपोषी पोषण मात्र आम के पेड़ में ही होगा, बाकी तो किसी में होगा नहीं, है ना। अमरवेल तो भैया ऐसे ही आपको पता हो ये परजीवी है, दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं, कवक अमीबा ये सब भी नहीं होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ है बताओ, विकास सर के दिल के हृदय में कितने कोष्ठ है। विकास सर के दिल के हृदय में जितने भी कोष्ठ हो, बट आप लोग सब उसमें समाये हुए हो, पता है ना। मेरा कोष्ठ, मेरे दिल में 4 कोष्ठक है। बोले सर मेरा दिल में कितना है, आपके दिल में भी बेटा 4 कोष्ठक है। यानी मनुष्य में ही, मानव हृदय में कितना होता है, 4 कोष्ठक होते हैं। कितना कोष्ठक, 4 कोष्ठक होता है बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखना। जिसमें क्या होता है, अलिंद और निलय। बायां साइड में होता है बायां अलिंद बायां निलय, दाएं साइड में होता है दायां अलिंद दायां निलय। जो ऊपर में होता है उसको अलिंद, जो नीचे होता है निलय, 9 से नीचे 9 से निलय, इसको याद रख लेना, ट्रिक बता दिया। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, श्वसन वर्णक यानी हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, तो खून में जो ऑक्सीजन बहता है कौन पकड़ के ले जाता है, हीमोग्लोबिन चचा आता है, बोलता है अरे ऑक्सीजन आओ आओ, झट से पकड़ता है, लेके पूरा शरीर में घूमने लगता है, पूरे शरीर से घूम के वापस कार्बन डाइऑक्साइड का के फट से देता है, फेफड़ा को फेफड़ा करके निकाल देता है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को कौन पकड़ के ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन चचा। हीमोग्लोबिन चचा अगर किसी के शरीर में कम हो जाए, कब, जब खून की कमी हो जाएगी उस वक्त, तो भैया हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा भी उस वक्त नहीं जा पाएगी, है ना। तो याद रखना, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये होता है वृक्काणु, जिसे हम लोग हिंदी में सॉरी इंग्लिश में नेफ्रॉन भी बोलते हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है मेरे लाल गुलाल, वो होती है वृक्काणु, है ना। और आप लोगों का जितने भी लाइव क्लास होगा, इसमें जो एक भी बच्चा मिस ना करना, और मिस करोगे बेटा तो एग्जाम के बाद मेरे से पिटाओगे, क्योंकि जब क्वेश्चन छूट के आएगा तो, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में आपके प्रश्न नहीं आने वाले हो, चाहे आपके सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पूरा का पूरा पेपर सेट है बेटा, बस आप पढ़ो अच्छे से, है ना। हर एक प्रकार का क्वेश्चन, क्या नहीं लाई हुई 2 दिनों में, क्या नहीं ला रहा हूं वो पूछिए। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हॉट है इस साल, सारे क्वेश्चंस का समावेश है, यानी इससे बाहर ना रे बाबा ना। तो बस आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना, समझ गए। अगला देखो, जनन की मूल घटना क्या होती है, तो जनन की मूल घटना होती है डीएनए की प्रतिकृति का बनना। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी प्रकृति यानी फोटोकॉपी, मतलब माता पिता का डीएनए उसके बच्चों में आएगा, और आप जब शादी कर लोगे तो आपका डीएनए आपके बच्चों में जाएगा। कुछ ज्यादा ही हो गया क्या, चलो जाने दो भाई, करोगे ही शादी, क्या दिक्कत है ना चलो, डीएनए की प्रतिकृति मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये फोटोकॉपी का बनना। डीएनए क्या, ये क्या होता है, गुणसूत्र में रहता है। और डीएनए के अंदर में क्या होता है बेटा, डीएनए के अंदर में जीन होता है, क्या होता है, जीन होता है, जो डीएनए के खंड होते हैं। अगला देखो, वो नर युग्मक था मादा युग्मक के संलयन को क्या कहता है, नर युग्मक यानी शुक्राणु। नर युग्मक मतलब क्या होता है, क्या बेटा, शुक्राणु। और मादा युग्मक मतलब अंडाणु, है ना। जब इनका मिलन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं। क्लियर छो। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, यानी भैया दाढ़ी मूछ आ गया बेकार सर का, भैया मेरा तो ये पक भी गया है ना। अब बोल देगा भैया आपका तो एज ही नहीं हुआ है, दाढ़ी कैसे पक गया, तो अब पता नहीं कैसे पक जाता, अब तो छोटे छोटे बच्चों का भी पक जा रहा है बेकार सर, चलो फिर भी थोड़ा सा वयस्क हो गए, वयस्क नहीं मतलब हो गए हैं, है ना, शादी वादी हो गया, तो समझ लो। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बेटा, ये हम मतलब लड़कों में यौनावस्था का नियंत्रण करता है। आपका देखना आवाज भारी होने लगेगा, दाढ़ी मूछ निकल आएगा, जड़ांग में बाल निकल आता, और कई सारे लड़कों में बदलाव होता है ना, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो यही वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में क्या होता है सर, उसमें एस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है। इंसुलिन क्या है, अरे शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, डायबिटीज बीमारी होने से रोकता है इंसुलिन। थायरॉक्सिन गले से मतलब अबटू ग्रंथि स्रावित होता है ना, जो घेंगा नामक रोग को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन अंतस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथि है, बता दो फटाफट से। कौन अंतस्रावी और बहिस्रावी मतलब दोनों प्रकार की ग्रंथि है बेटा, है ना, दोनों प्रकार की ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। चलो, निम्नलिखित में से कौन अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि, एक मिनट को मैं पानी पी लेता हूं भैया, है ना, गला सूख गया। चलो फटाफट, तब तक आप लोग आंसर बोलो फटाफट से।
चलो क्लियर है? कैसे क्लियर है? क्या आंसर बताओ फटाफट से। हो गया? चलो जी। कौन इनमें से कौन अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा? फटाफट से बोलोगे। अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा? है ना? चलो चलो भैया सही है। क्लियर है? चलो तो याद रखना अग्नाशय, है ना? अग्नाशय हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का टॉप क्वेश्चंस। इसके बाद आप लोगों का और क्वेश्चंस आएंगे, लाइव में हो रहा है, उसको देखो और एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि एक वीडियो मिस करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, पहुंचा दो। और यार फोड़ डालो एकदम साइंस में, विकास सर आपके साथ खड़ा है, तो भाई आपको किस चीज का टेंशन पड़ा है? फोड़ डालो एकदम। चलो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।